एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है किशोरावस्था, और आपको यह भी पता है भैया कि मैं आपके साथ अनवरत आपके कामों में लगा हुआ हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपके सेमेस्टर के दौरान जो भी बुकें मुझसे हो पा रही हैं, मैं अनवरत करके एक न एक कंटेंट पर डे आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। और आपका फीडबैक भैया नहीं मिल पा रहा है। कम से कम यार आप इतना तो बता सकते हैं कि हाँ, आपके द्वारा बताई गई चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। देखिए, एक शिक्षक का सबसे बड़ा जो है ऊर्जावान उसे करता है, वह आपका होता है फीडबैक। और जब आप भैया अपना फीडबैक आप नहीं देते हैं तो थोड़ी सी हमें जो है असमंजस की स्थिति आती है कि नहीं, मैं रोज़ पर डे एक एक करके आपको दे रहा हूँ और पता लगा आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या फ़ायदा मेरे पढ़ाने से है। ठीक ना? तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है, आप जो भी समझिएगा भैया, प्लीज़ आप अपने फीडबैक को अवश्य दिया करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर बताया करें कि हाँ, आपके द्वारा दिया गया कंटेंट मुझे समझ में आ रहा है। देखिए, मेरे पास जो है मेरी कोशिश यह तो हमेशा होती है कि मैं जो भी यहाँ से आपको प्रोवाइड करूँ वह जो है आपको समझ में आए। लेकिन अब आप कहाँ तक उस चीज़ को गेन करते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका एक कमेंट आ रहा था कि आप ये जो एजुकेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं या ये जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, यह आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं। देखिए, मेरे पास भैया कई बुकों का कलेक्शन है, जो कि मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूं कि एक तो आपके सेमेस्टर के दौरान जो आपकी साहित्य प्रकाशन की बुक है वह मेरे पास मैं उससे ज़्यादा कोशिश करता हूं, और वह मेरे पास है भी। और एक आती है मालती सारस्वत की, जो कि मेरे सामने रखी भी गई है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं मालती सारस्वत, यह आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है यार, यूपी टेट और सी टेट में इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, ये जान लीजिए। ये आगे वाला पेज है और इधर से ये पीछे वाला पेज है। तो भैया मैं इसी से आपको कोशिश करता हूँ पढ़ाने के लिए, मेरे सामने रखी भी रहती है। देखिए, कोई भी शिक्षक होता है बिना पढ़े किसी चीज़ को पढ़ा नहीं सकता है। पहले मैं इस चीज़ को पढ़ता हूँ, एकदम गहन अध्ययन करता हूँ कई बुकों से। उसके बाद सारी बुकों का जो निचोड़ होता है वही यहाँ पर लिखता हूँ और वही आपके सामने प्रोवाइड करता हूँ। और आपसे यह अपेक्षा मैं करता हूँ कि आप अपने फीडबैक को आज से अवश्य दीजिएगा, क्योंकि सारी बातें मैंने इसके पहले भी बताया। चलिए, देखिए, इसके पहले मैंने शैशवावस्था और बाल्यावस्था पर चर्चा आपसे किया था। अच्छा, उसमें हमने शारीरिक विकास को, अभी मैं शैशवावस्था और बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस तरह से होता है उस चीज़ को मैंने छोड़ रखा है। छोड़ने के पीछे कारण ये है कि मैं शैशवावस्था और बाल्यावस्था, किशोरावस्था को यहाँ लिख करके तीनों का कंपैरिजन करते हुए अगर आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ा है। ठीक है, आप इसके चक्कर में मत रहिएगा कि नहीं, आप शारीरिक विकास नहीं पढ़ाए। आप भैया बेफिक्र रहिएगा, यहाँ से आपको कोई भी गुमराह करने का काम नहीं होता है यार। यहाँ जितनी चीज़ें लिखी जाती है ना, वह सीधे अगर आपके एग्ज़ाम में ना आए ना तो आप मुझसे कहना, ठीक है। चलिए, देखिए, यहाँ लिखा गया है किशोरावस्था। अगर देखा जाए किशोरावस्था का जो इंग्लिश नाम होता है भैया, वह एडोलसेंस होता है। ठीक, स्पेलिंग देख लेना, एडोलसेंस होता है। किशोरावस्था को हम एडोलसेंस के नाम से जानते हैं। जो इसकी उम्र होती है वह 12 से 18 या 19 वर्ष होती है। इस चीज़ के बारे में आप पहले से अवगत हैं। ठीक है, किशोरावस्था को एडोलसेंस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एडोलसेंस नाम से हम किस अवस्था को जानते हैं। ठीक है, तो भैया यह इंग्लिश नाम है या हिंदी नाम है? किशोरावस्था को हम एडोलसेंस कहते हैं, और इसकी जो उम्र होती है वह 12 से 18 या 19 वर्ष तक होती है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, इसके और भी पॉइंट को मैंने पॉइंट आउट यहाँ किया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा आप देखेंगे। किशोरावस्था एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है यहाँ, जबकि आपने पहले भी देखा कि किशोरावस्था को हम जो है एडोलसेंस के नाम से जानते हैं, या अगर कहा जाए एडोलसेंस को हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। दोनों हिंदी और इंग्लिश नाम है, इस चीज़ से आप परिचित हैं। पहले भी मैंने बताया था जब मैं अवस्थाओं के बारे में एक बार चर्चा कर रहा था कि इतनी अवस्थाएं आपको पढ़ना है, इतनी अवस्थाओं में कैसे क्या करना है, इस चीज़ के बारे में पहले मैंने बताया था। एडोलसेंस जो किशोरावस्था, एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है। आगे लिखा गया है कि एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के, देखिए इसे आप पॉइंट आउट करते हुए भैया चलिएगा, कभी भी आप पढ़ने बैठा करें तो आप एक कॉपी और एक पेन जरूर लेके बैठा करें। कहाँ से कोई नई चीज़ मिल जाए, दोस्त एक चीज़ यह जानिएगा कि अगर आपको एक छोटा सा बच्चा भी ज्ञान दे रहा है तो उसे भी आप ग्रहण करने की कोशिश किया करें। ठीक है, चलिए
देखिए ये लिखा गया है कि एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ आप देखेंगे एडोलसेंस शब्द, एडोलसेंस तो पहले से आप परिचित हो गए। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा की, यह जो एडोलसेंस है यह इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो भैया एडोलसेंस शब्द जो होता है वह लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से विकसित हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। आपसे पूछा जा सकता है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना हम किस अवस्था को कहते हैं। आपको उसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा, एक प्रौढ़ावस्था, एक शैशवावस्था, एक बाल्यावस्था और एक किशोरावस्था उसी में से रहेगा। और जब तक आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा कि परिपक्वता की ओर बढ़ना हम किस अवस्था को कहते हैं, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ आप अंडरलाइन करेंगे, जो है परिपक्वता की ओर बढ़ना हम कहते हैं किशोरावस्था को, ठीक है। आगे आता है कि देखिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज एक और आ रही है। यहाँ आप देखेंगे कि बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य की अवस्था जो होती है वह किशोरावस्था होती है। कहने का मतलब यह है कि पहले बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था के बाद किशोरा, देखिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था जो शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है, और यही प्रौढ़ावस्था के मध्य की जो जो है उम्र होती है यह किशोरावस्था के तहत आती है। तो आपसे एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य की अवस्था हम किस अवस्था को कहते हैं। उसमें से भैया आपको शैशवावस्था दी जाएगी, बाल्यावस्था दी जाएगी, किशोरावस्था दी जाएगी, और इसी में से हो सकता है एक नन ऑफ दीज मीन्स इनमें से कोई नहीं, यह भी ऑप्शन दिया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसे भी पॉइंट आउट करेंगे। इसमें जितनी चीज़ें लिखी गई हैं यह आपकी यूपी टेट और सीटेट की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, क्योंकि अब जब आपने बीटीसी और बीएड में एडमिशन ले ही लिया है तो आपका यह भविष्य में यह कर्तव्य बनता है, आप यह सोचे भी होंगे, आपके माँ बाप का सपना भी होगा कि मेरा बच्चा, मेरा लड़की या लड़का जो भी हो, आप अपने आप को शिक्षक के रूप में देखेंगे। तो आप अभी से क्यों नहीं मेहनत करते। बिल्कुल आप अभी से मेहनत करना शुरू कर देंगे तो दोस्त आने वाला वक्त आपके लिए आपके चरणों में स्वयं झुक जाएगा। कल मैंने एक कम्युनिटी भी लगाई थी, एक फ़ोटो भी पोस्ट किया था, मेहनत किस तरह से करनी है और सफलता आपको किस तरह से मिलती है। उम्मीद करते हैं कि उस चीज़ को आपने देखा होगा। यार जितने जुनून से अगर हम पढ़ाते हैं, अगर आप उसमें से 5% भी यूज़ कर लेते हैं तो आने वाला वक्त आपके लिए सुखदायी होगा। चलिए देखिए, बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य की अवस्था किशोरावस्था होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप पॉइंट आउट कर लिए होंगे। चलिए आगे आता है कि मैंने शैशवावस्था के बारे में, उसके कुछ उपनाम थे, उस चीज़ को मैंने बताया था। उसके बाद बाल्यावस्था जब कल मैंने बताए थे तो उसके बारे में भी आपको बताया था कि बाल्यावस्था के कुछ उपनाम होते हैं, और आज उसी के क्रम में आपके सामने लिखा गया है कि किशोरावस्था के कुछ नाम होते हैं, ठीक है। किशोरावस्था के कुछ नाम होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो है कल आपको बताया था कि जो आपकी बाल्यावस्था होती है जीवन का सबसे अनोखा काल कहा जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल कहा जाता है। और अगर यही हम किशोरावस्था को देखें भैया, तो किशोरावस्था जो होता है यह जीवन का सबसे कठिन काल होता है। अगर कहा जाए तो पूरे लाइफ का सबसे कठिन काल होता है। अभी इस चीज़ को मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको कि कैसे यह सिद्ध किया जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक के कथन होते हैं और उस कथन को अभी मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जब आप उस चीज़ को अच्छे से देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। और दोस्त एक चीज़ जानिएगा कि जितने भी कथन यहाँ आपको दिखाए जाएंगे वह मैं 100% तो नहीं कह सकता, क्योंकि भैया मैं एग्जामिनर तो हूँ नहीं, लेकिन 99% यह जरूर कह सकता हूँ कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब यह है कि आपके एग्जाम में कथन भी पूछे जाते हैं कि यह कथन किसका है। जैसे दे दिया गया कि जीवन का सबसे कठिन काल किसका होता है, तो आपको अगर नहीं ज्ञान होगा कि यह किसका कथन है तो आप गलत कर देंगे। आप अभी देख लेंगे जीवन का सबसे कठिन काल जो होता है वह किलपैट्रिक महोदय का होता है। किलपैट्रिक, ठीक, किलपैट्रिक। कहीं कहीं आपको दिया जाएगा किट पैट्रिक करके दिया जाता है, तो उसके चक्कर में आप मत रहिएगा। किलपैट्रिक, क्रिक पैट्रिक इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो इनके यार अब पता नहीं कहाँ कहाँ के वैज्ञानिक है, कैसे कैसे आप नाम जब पहली बार इनका सुनेंगे तो आपको बड़ा अनोखा सा लगेगा कि यह
कैसा कैसा नाम है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसे याद करेंगे। जीवन का सबसे कठिन काल होता है जो है क्या, किशोरावस्था। ठीक है, चलिए आगे इसकी कुछ अन्य नाम है, जैसे शैशवावस्था के कुछ नाम थे, बाल्यावस्था के कुछ नाम थे। जैसे अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो समूह की अवस्था, चुस्ती की अवस्था, गैंग एज, स्मार्ट एज, बहुत सारी इनके नामे थे। ठीक है, तो उसी के क्रम में मैं किशोरावस्था पर आपसे बात करता हूँ कि इनका पहला नाम होता है, देखिए अन्य नाम को इसे आप लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे टपक पड़ता है कि भैया सुख दुख की अवस्था हम किस अवस्था को कहते हैं, जीवन का स्वर्णिम काल हम किसे कहते हैं, और समस्या की अवस्था हम किसे कहते हैं, क्रांतिकारी काल, तार्किक चिंतन की अवस्था यहाँ लिखा गया है, मूर्त और अमूर्त। अभी इस चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, क्या मूर्त क्या होती है और अमूर्त क्या होती है। ठीक है, आगे आती है कि विकास की चरमावस्था और संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था, ये एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है। अभी मैं इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। यह यूपी टेट में अनगिनत बार पूछा गया है। यह ये जान लीजिए कि ब्रह्मास्त्र है किशोरावस्था का। यह यार क्वेश्चन कहीं जाता ही नहीं है, यह जरूर आता है कि अब कितना इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं। ठीक है, चलिए एक एक करके आप देखते हुए चलेंगे कि सबसे पहले हम सुख दुख की अवस्था क्यों कहते हैं किशोरावस्था को। दोस्त, इसकी उम्र होती है 12 से 18 वर्ष। जब 12 से 18 वर्ष में किशोर प्रवेश करता है, किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो उसके पास अभी सारी चीज़ों का निचोड़ एक है। ठीक है, भले से उसमें कुछ आपको इधर उधर करके बताया जाए, लेकिन अगर देखा जाए शैशवावस्था के जितने भी नाम हैं, थोड़ा सा चाहे कान इधर से पकड़ें चाहे इधर से पकड़ें, पहुंचना कनवे के पास है। ठीक है, हाथ हमारा पहुंचेगा कान के पास ही, तो उसी इसमें भी वही बात होती है कि सारी चीज़ों का निचोड़ अभी यहीं आके एक सेंटर में समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे, सभी बातों को अभी मैं निचोड़ करके यहीं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहली बात आती है कि लिखा गया है सुख दुख की अवस्था। जब किशोरावस्था का बालक होता है, सुख दुख की जब ये बालक होता है तो उसमें सुख दुख की भावना आ जाती है। ठीक है, सुख दुख की भावना का मतलब यह है कि जैसे कहा जाए अगर कि जो बालक होता है उसके सामने अपने भविष्य की चिंता होती है कि अब हम कैसे करें, क्या करें। 12 से 18 वर्ष की उम्र किशोर जब हो जाता है तो उसके पास अपने कैरियर को लेकर चिंता होने लगती है, बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आती हैं। इसी कारण से हम इसे सुख दुख की अवस्था कहते हैं। आपसे यह नहीं पूछेगा कि हम सुख दुख की अवस्था क्यों कहते हैं, आपसे सीधे पूछेगा। ऐसा नहीं कि इसकी डिफिनीशन आपसे पूछेगा कि हम सुख दुख की अवस्था इसे क्यों कहेंगे, कुछ नहीं पूछेगा। आपसे सीधे तौर पर पूछ लेगा कि हम सुख दुख की अवस्था किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे हम किशोरावस्था को सुख दुख की अवस्था कहते हैं। आगे अब बात आती है कि जीवन का स्वर्णिम काल। जीवन का स्वर्णिम काल क्यों होता है? जीवन का स्वर्णिम काल इसलिए होता है कि इस पे आपके भविष्य की निगाहें टिकी होती हैं। एक किशोर होता है, अब किशोर को हम चाहे जिधर ले जाना चाहें, उसके पास इतनी ऊर्जा होती है कि अगर उसे हम कुछ भी करना चाहें तो बिल्कुल करा सकते हैं। तो इसलिए जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है। आपसे सीधे तौर पर तरीके से पूछा जा सकता कि जीवन का स्वर्णिम काल। दोस्त, मैं तो आपको थोड़ा सा जो है डिफाइन करके बता रहा हूँ, लेकिन आपसे डिफाइन करने के लिए नहीं पूछेगा, आपसे सीधे पूछ लेगा कि जीवन का स्वर्णिम काल हम किस अवस्था को कहते हैं। ठीक है, अगर आगे हम बात करें कि समस्या की अवस्था, मैंने अभी बताया कि मैं कह रहा हूं कि आपको सारी चीज़ों का निचोड़ अभी दूंगा। देखिए, समस्या की अवस्था हम क्यों कहते हैं, क्योंकि 12 से 18 वर्ष की उम्र का बालक जब होता है तो उसके सामने अपने करियर की सबसे बड़ी चिंता होती है। आप पढ़ रहे हैं, आप डीएलएड बीटीसी करने जा रहे हैं, तो आपको भी यह अपने भविष्य की चिंता होगी कि मैं भविष्य में चलकर कहीं टीचर बनूंगा, कहीं कुछ बनूंगा, कहीं कुछ करूंगा। ठीक है, कुछ लोग बीएड कर रहे हैं, कुछ लोग बीटीसी कर रहे हैं, कुछ लोग इसी के दौरान उनको नौकरी या जॉब जो भी कहिए आप मिल जाती है। तो यही कहा जा रहा है कि समस्या की अवस्था, ये 3 नंबर की बात है। समस्या की अवस्था जो होती है, कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने पढ़ाई के दौरान पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें समस्या होती है। आप विद्यालय जाते हैं, विद्यालय का टीचर आपसे पूछता है, आप नहीं बता पाते हैं, तो वहाँ भी आपको समस्या होती है। हर जगह समस्या है। ठीक है, तो किशोरावस्था के बालक की बात करें तो किशोरावस्था के बालक को हम समस्या की अवस्था किशोरावस्था को हम समस्या की अवस्था भी कह सकते हैं। क्रांतिकारी काल, क्रांतिकारी काल हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि 12 से 18 वर्ष का बालक जो होता है उसके रग रग में खून भरा होता है। खून तो सबके रगों में भरा होता है, लेकिन अगर कहा जाए किशोरावस्था की बात अगर हम करें तो किशोरावस्था का बालक जो होता है
उसको अगर थोड़ा सा मोटिवेट कर दो ना, जैसे अगर कह दिया जाए कि भैया यहाँ कुआं है, आप इसे कूद जाएंगे अभी, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने कहा कि क्रांतिकारी काल, क्रांतिकारी क्या होते थे, जैसे आप चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के बारे में परिचित होंगे, आप उनके बारे में जानते होंगे, तो आप उनके से जो है आप इनका कंपैरिजन कर लीजिएगा कि क्रांतिकारी काल हम क्यों कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर इतनी ऊर्जा भरी होती है कि अगर आप इन्हें कहेंगे कि आप कुआं लाग जाएंगे तो दोस्त वह भी वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भले से वो कुएं में गिर के अपने आप को ख़त्म कर ले, ठीक है, उससे नहीं मतलब होगा था। लेकिन उन्हें 1 मिनट के लिए, जैसे बजरंग बली ने जो है उनको जब याद दिलाया गया कि नहीं आप इस जो है समुद्र को लाग सकते हैं, जामवंत ने उन्हें याद करवाया, तो उनको भी इतनी ऊर्जा व्याप्त हुई कि कहे कि अब तो हम जो है लंका को उठा लाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ वही करना है कि माता सीता को पता करके आप चले आइए, बाकी का काम प्रभु राम ही देख लेंगे, ठीक है। तो खैर उस बात को छोड़िए, आप अपने दोस्त, जब मैं पढ़ाता हूँ तो यार मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं, ये जान लीजिए। बात आती है कि क्रांतिकारी काल, क्रांतिकारी काल जब बालक छोटा जब 12 से 18 वर्ष का होता है तो उसके अंदर बहुत सारे रगों में खून भरा होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसे मोटिवेट करते हैं तो जाहिर सी बात है, मोटिवेट करने का इतना लाभ आपको मिलता है, लाभ मिलने का मतलब कहीं कहीं आपको दिक्कत भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आप जब किशोरावस्था का बालक हो भैया, तो आप उसे सकारात्मक दृष्टि की तरफ ले चलने का प्रयास करें, नकारात्मक दृष्टि की तरफ नहीं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्रांतिकारी काल हम किस अवस्था को कह सकते हैं, तो आप कहेंगे कि क्रांतिकारी काल हम किशोरावस्था को कह सकते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था, मूर्त और अमूर्त। सबसे पहली बात आती है कि हम मूर्त और अमूर्त किसे कहेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन, अभी मूर्त चिंतन अमूर्त चिंतन इसी की बात है, इसे हम मूर्त चिंतन कहेंगे और इसे हम अमूर्त चिंतन कहेंगे। थोड़ा सामने शॉर्ट में लिखा है, आप लिख लेंगे। देखिए यहाँ आप लिख लीजिए चिंतन, ठीक, चिंतन। चलिए, मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन हम किसे कहेंगे। दोस्त आप जानते होंगे मूर्त क्या होता है, मूर्ति जो होती है, ठीक है, मूर्त क्या होता है और अमूर्त क्या होता है। मूर्त में जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं एक मूर्त के रूप में हूं। अमूर्त के रूप में प्रभु राम थे, रावण था, जो भी आप समझ लीजिए, मीन्स आपके सामने वह ना दिखे, वह अमूर्त होती है। जैसे आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा है, तो यह आपके सामने अगर बोर्ड दिख रहा है तो जाहिर सी बात है यह अमूर्त अवस्था में है। आपके मेरे जो है इसकी बोर्ड के अलावा जो चीज़ नहीं दिख रही है, यह अमूर्त के तहत आती है। जैसे मैं बोर्ड से हट गया, अब मैं आपके लिए अमूर्त हो गया, और फिर यहाँ मैं आ गया तो आपके लिए मैं मूर्त के रूप में हो गया। तो वही कहा जा रहा है कि जो किशोरावस्था का बालक होता है वह मूर्त चिंतन भी कर लेता है और अमूर्त चिंतन भी कर लेता है। जैसे मूर्त चिंतन का मतलब, जैसे अगर उसे इस मार्कर को दिखाया जाए तो वह इस मार्कर के बारे में चिंतन कर सकता है, और अगर इस मार्कर को हम यही रख दें कि कहें भैया आप मार्कर के बारे में हमें बताएं, तो बालक की उम्र ऐसी होती है, किशोरावस्था का बालक ऐसा होता है कि वह मार्कर के बारे में आपको बता सकता है विदाउट मार्कर को देखे हुए। तो यही होता है कि मूर्त चिंतन मीन्स होता है कि किसी चीज़ को देखकर व्यक्त करना, और अमूर्त चिंतन मीन्स होता है वह आपके सामने ना हो और आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से हमें बता दें, वही हमारा मूर्त चिंतन होता है, ठीक है। तार्किक चिंतन वही होता है, मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बात आती है कि विकास की चरमावस्था हम इसे क्यों कहते हैं। देखिए, जब बालक किशोर होता है तो किशोरावस्था आपकी ऐसी उम्र होती है कि इसमें, हालांकि मैंने कल बाल्यावस्था में आपको बताया हुआ था कि बाल्यावस्था में शिशु जो होता है वह प्रौढ़ों के समान व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो यह जो किशोरावस्था होती है यह विकास की सबसे चरम अवस्था होती है। जो भी विकास होना रहता है वह आपके किशोरावस्था के खत्म होने के पहले तक की आपके सारे विकास कंप्लीट कर लिए जाते हैं, ठीक है। आगे आती है सबसे बड़ा कथन, यह होता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ आप इंपॉर्टेंट लिखेंगे, ठीक। देखिए इंपॉर्टेंट, संघर्ष तनाव तूफान, यह स्टेनले हॉल का कथन है। संघर्ष तनाव तूफान विरोध की अवस्था हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा अभी सारी चीज़ों का निचोड़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ। देखिए संघर्ष तनाव, संघर्ष की अवस्था होती है, मैंने कहा आपसे कि बालक बार बार किसी चीज़ के लिए संघर्ष करता है, ठीक है। और तनाव की अवस्था, जब भैया आप संघर्ष करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको जो है डिमोटिवेट होना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको असफलता प्राप्त होती है, ठीक है। और जब जो है
जब तनाव प्राप्त होगा तो तनाव से आपके मन में तूफान आएगा कि अब मैं इसे कर डालूंगा। उसके बाद जब कर डालेंगे तो यह विरोध की अवस्था होती है, इसलिए हम इसे संघर्ष तनाव। एक आपसे इसी तरह पूछ सकता है कि हम संघर्ष की अवस्था किसे कहते हैं। सीधे तौर पर यह पूरा कथन नहीं देगा, आपसे पूछा जा सकता है कि हम संघर्ष की अवस्था किसे कहते हैं, नहीं तो पूछा जा सकता तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था। अगर इसमें सभी ना दिया हो तो एक पूछा जा सकता कि हम भैया विरोध की अवस्था किसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपको विरोध की अवस्था के बारे में पता रहेगा कि हम विरोध की अवस्था किसे कहते हैं, तो आप बता ले जाएंगे कि विरोध की अवस्था हम किशोरावस्था को कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यह आज किशोरावस्था के बारे में इंट्रोडक्शन था, और कल से मैं इसके महत्व के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करना अभी बाकी है आपके सामने, और भी सिलेबस अभी मैं स्टार्ट नहीं कर पाया हूं दोस्त, उसके लिए खेद है, लेकिन मैं यह दावा जरूर करता हूं कि सारे चैप्टर को मैं कवर करूंगा यहीं से। अच्छा, इसमें कुछ अब हम बात करते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना विचार दिया है कि किशोरावस्था को कैसे क्या होता है, तो उसको मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से यहाँ दिखाने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट लगा भी होगा। देखिए, मेरे सामने बुक रखी गई है, मैं उससे बोलता हूं और स्क्रीनशॉट में आप देखिएगा। पहला लिखा गया है, साल कैशिन का कथन है, जिस प्रकार शैशवावस्था बाल्यावस्था की पूर्ववर्ती होती है, किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था के पहले की अवस्था होती है, यह नए युग की शुरुआत होती है, इसका दूसरा जन्म होता है। कहने का मतलब यह है, मैंने ऊपर भी बताया आपसे कि किशोरावस्था जो होती है, यहाँ देखिए लिखा गया है कि किशोरावस्था जो होती है वह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था की मध्यकाल की मध्य की अवस्था होती है। किशोरावस्था वही चीज़ साल कैशिन महोदय कह रहे हैं कि जिस प्रकार शैशवावस्था बाल्यावस्था की पूर्ववर्ती होती है। अरे यार, यही तो कह रहे हैं कि जो शैशवावस्था होती है, देखिए शैशवावस्था बाल्यावस्था की पूर्ववर्ती होती है। भैया, बाल्यावस्था के पहले कौन सी अवस्था आती है? शैशवावस्था आती है। किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था के पहले आती है। दोस्त, मैंने कहा आपसे, यहाँ देखिए लिखा गया है कि प्रौढ़ावस्था के पहले की अवस्था किशोरावस्था होती है। आगे लिखा गया है कि यह एक नए युग की शुरुआत होती है। यहाँ मैंने नहीं लिखा नए युग की शुरुआत। अगर इसमें बालक पहुंचता है तो कहीं ना, कुछ बालक होते हैं जो जॉब वगैरह पा जाते हैं, तो उनकी जान लीजिए नए युग की शुरुआत होती है। अगला आता है, देखिए क्रो एंड क्रो का आता है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि किशोर वर्तमान युग की ऊर्जा और भविष्य की आशा उपस्थित करता है। यह कथन है क्रो एंड क्रो का। और इसके आगे हम बात करें आपसे, एटी जर्सील्ड महोदय का कथन है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। कहने का मतलब यह है कि अभी मैंने कहा आपसे कि जो है व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता अवस्था की ओर संक्रमण करता है। भैया, जब बाल्यावस्था आएगी, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है, तो किशोरावस्था तक आते आते जो बालक होता है वह अपने आप को एकदम परिपक्व महसूस करने लगता है, और हो भी जाता है कि वह पूर्ण रूप से मैच्योर माना जाता है। अरे, बाल्यावस्था का बालक जो होगा, कम से कम वह जो है पहुंचता है, हमें लगता है कि बीए बीएससी करता रहता है। ठीक है, तो बीए बीएससी करने वाला अगर बालक देखा जाए तो वह अपने आप को पूरा मैच्योर हो जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं, ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन नामक लेखक ने कहा है कि किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि मैंने अभी कहा आपसे कि जो यह अवस्था होती है वह बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होती। भैया, जब बाल्यावस्था खत्म होगी तभी तो हमारी किशोरावस्था आएगी, और प्रौढ़ावस्था के पहले समाप्त हो जाती है। घुमा फिरा के जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सभी ने एक ही कथन को कहा है, लेकिन चाहे कान इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, बात एक ही होती है। आगे आता है कि स्टैनले हॉल का कथन बहुत हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लेंगे अभी से। कहते हैं कि किशोरावस्था, नीचे हमने लिखा भी है कि किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था होती है। किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। यह स्टैनले हॉल महोदय कहते हैं, ये इनका कथन है। कहने का मतलब ही, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, अब दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, यह जो भी लेक्चर मैंने आपके सामने प्रोवाइड किया, यह आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा जरूर करूँगा कि आपको पसंद आया होगा। और दोस्त, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने फीडबैक को अवश्य दीजिएगा। जैसा होता है, अगर कहीं भी आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न नज़र आती है तब भी आप बताने का प्रयास कीजिएगा। मेरा नेक्स्ट जो भी आने वाला वीडियो होगा, मैं उसमें आपको जो है उस चीज़ को
फिर से दोबारा डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। और मेरा कल का जो लेक्चर होगा वह किशोरावस्था की विशेषताओं पर होगा कि किशोरावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं और किस तरह से किशोरावस्था अपने आगे की ओर बढ़ती रहती है। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने फीडबैक को अवश्य दीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।